नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। आइए आज आपको हम लिए चलते हैं एक अनोखी चित्र प्रदर्शनी में, जहां आकाशीय पिंडों और आध्यात्म का अनोखा संगम है। आइए देखते हैं दिव्यमान सिंह के चित्रों पर आधारित एक रिपोर्ट। आकाशीय पिंड को एक कलाकार के नजरिए से देखने पर उसका एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। जीवन के लिए जरूरी उन 5 तत्वों से इन पिंडों को जोड़ दिया जाए तो वे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव रहा दिव्यमान सिंह की चित्र प्रदर्शनी का, जिसका आयोजन 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक बीकानेर हाउस की कलमकार गैलरी में किया गया था। पेंटिंग बनाने से पहले मैं एक थीम को सोच के बनाता हूँ, और उस थीम पे जैसे एक कैनवस को कंप्लीट करने के लिए 12 से 15 घंटा लग जाता है। मेरे काफ़ी काम जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर निर्भर हैं, और काम में कैसे टेक्सचर निकालना है उस पे मैं ज़्यादा वो करता हूँ। दिव्यमान ऑयल आर्टिस्ट है। चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं, बातों को कहने के लिए उनकी एक अलग शैली है, जो दर्शकों के साथ ही कला समीक्षकों को भी पसंद आ रही है। एग्जीबिशन में जिस तरह से उन्होंने नए तरीके का आर्ट किया, एक्सपेरिमेंटल आर्ट किया, और अब जब यहाँ देखा तो उसी स्टाइल को जिस तरह कंसिस्टेंटली उन्होंने ग्रो किया और बनाए हैं यहाँ पर आर्ट, बहुत ही अच्छा लगा। एंड एक लैंग्वेज है जो उन्होंने डेवलप की है, उनका स्टाइल एक यूनिक सा बन गया है, उसमें मैच्योरिटी आ गई है। एवरीथिंग अबाउट इट इज़ वेरी नाइस। द डिवाइन एलिमेंट्स वॉल्यूम 1 शीर्षक से आयोजित इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया था शहजादा खुर्रम ने। शहजादा खुर्रम बीकानेर हाउस के कला सलाहकार और प्रोग्राम डायरेक्टर रह चुके हैं। This exhibition is basically an exhibition that explores the human emotions which are connected to the 5 elements of the universe or of the earth basically, and it includes air, fire, it includes earth, moon and air basically. So what we have done is basically we have juxtaposed various connections of these elements together to see how they relate and harmoniously connect to each other, and how they are converted or translated or transformed into oil on canvas by the artist. इस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कला को देखने, समझने और उसके जॉय को महसूस करने के उद्देश्य से किया गया था। दिव्यमान के चित्रों में एक ठहराव है, एक शांति है, सुकून है, जिसे दर्शकों के साथ ही कलाकारों ने भी महसूस किया। इसके काम में जो बीच में एक एंग्स्ट और एक परेशानी चल रही थी और जो काम में दिखती थी, वो धीरे धीरे करते वायु एक ऐसा काम है जिसमें वो एक स्थिरता आ चुकी है, और वो एक मतलब सही मायने में वो जिस लेवल को एक अचीव करना चाह रहा था पिछले कुछ सालों में, ही हैज़ रीच्ड दैट। दिव्यमान का मानना है कि पेंटिंग उनके और कैनवास के बीच एक वार्तालाप है। उनके चित्रों में अंतरिक्ष की खूबसूरती और आध्यात्मिकता का सुंदर तालमेल नजर आता है। हमने उनसे जानना चाहा कि अंतरिक्ष और अध्यात्म के इस संबंध और उसके प्रति उनके इस रुझान के पीछे क्या कारण है। मेरा गांव बिहार में है, तो बचपन में हम छत पे सोया करते थे। छत पे काफ़ी सितारे और गैलेक्सीज नज़र आती थी, तो वहाँ से इंटरेस्ट हुआ था एक यूनिवर्स के ऊपर जानकारी लेने को, कि इसके आगे क्या है, इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो वो मैंने मन में रखी हुई थी वो बात। तो अभी जब ये थीम में मैं काम कर रहा था, तो मैंने जानबूझ के चांद, धरती, सूरज इसको लिया और थोड़ा अलग तरीके से बना के प्रेजेंट किया हूँ। तो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था शुरू से। ये जो एग्जीबिशन है, इसका थीम
है डिवाइन एलिमेंट्स। तो डिवाइन एलिमेंट्स में हमने कोशिश की है कि हम एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करें। तो आप देखे होंगे कि काफ़ी चांद सूरज यहाँ पे बने हुए हैं और उसके साथ एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जैसे फायर हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया। तो इस हिसाब से पेंटिंग बनी है और उसके नाम भी संस्कृत में, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ का नाम संस्कृत में हमने दिया है। द डिवाइन एलिमेंट्स वॉल्यूम 1 एक खूबसूरत और अविस्मरणीय जर्नी रही। इस यात्रा के दौरान जीवन के लिए जरूरी उन 5 तत्वों और ब्रह्मांड के संबंध को समझने का एक अलग नजरिया देखने को मिला। दिल्ली में इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की फिल्मों पर आधारित एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में शोकेस की गईं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। बीते दिनों 5वें अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली के एमएल भारतीय ऑडिटोरियम में किया गया। 6 और 7 अप्रैल को आयोजित इस महोत्सव में फिल्मों से संबंधित वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया था। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए यह एक अच्छा अवसर था जब एक बड़े दर्शक वर्ग के बीच उन्हें अपनी फिल्म दिखाने का अवसर मिला था। फेस्टिवल के डायरेक्टर डॉक्टर अवनीश राजवंशी ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के पीछे मेरा नहीं है। इट्स नॉट ए बिजनेस प्रपोजिशन, दिस इज़ बेसिकली ए मिशन फॉर मी। मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, उनको चाहता हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको एक नेटवर्किंग का मौका देता हूँ। इस प्रकार से मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में करके, तो अरावली फिल्म फेस्टिवल हिंदुस्तान में हम करते हैं, तो इसके हम वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। इसका नाम अरावली इसलिए रखा है क्योंकि ये जो रेंज है पूरी माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज जो गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आगे ख़त्म होती है, उस पे हमने रखा है अरावली का नाम। ये इसका 5वां एडिशन है। हमारे पास कई सौ पिक्चरें आती हैं हर साल और हमारा जो पैनल है, जजेस का पैनल है, वो दुनिया भर के काफ़ी जाने माने फिल्म वाले और फिल्म एक्सपर्ट और फिल्म क्रिटिक्स, वो लोग इसमें हमारे जज होते हैं। वो सब मिलकर के डिसाइड करते हैं कौन सी पिक्चरें दिखाई जाएं। इस फेस्टिवल में 7 थीमों के अंतर्गत फिल्में दिखाई गई थीं। इन फिल्मों में समय की बाध्यता नहीं थी। मेहनत मजदूरी वाला काम हम लोग करेंगे, लेकिन शादी की तो हम लोगों ने इस बार थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है। नॉर्मली लोग जो फिल्में दिखाते हैं विद नॉर्मल फॉर्मेट, वो हमने चेंज किया है। हमने कुछ थीम्स बनाए हैं। तो फेस्टिवल का कोई एक थीम नहीं है, पिक्चरों के थीम्स हैं। आप देखेंगे जो हमारे ब्रोशर्स लगे हुए हैं, जैसे कि LGBTQI+ एक ये थीम है। एक थीम है जैसे मिस्ट्रीज़ ऑफ सोल्स करके है, राइट्स एंड फाइट्स करके है, इनविजिबल चैलेंजेस है, इनविजिबल स्ट्रगल्स सोसाइटी में जो होती हैं। इस तरह के 8 हमारे 7 थीम्स हैं और स्पेशल हमारा फोकस फ्रेंच शॉर्ट का भी एक हमारा थीम है, क्योंकि हमारा ये आलियांस फ्रांसेस डे दिल्ली से एक अलायंस है, उनकी पार्टनरशिप में हम लोग ये करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित इंडो फ्रेंच कंट्रोल सेंटर आलियांस फ्रांसेस दिल्ली के साथ मिलकर इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें फ्रेंच फिल्में भी शोकेस की गई थीं। इस सेंटर के डायरेक्टर ने इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में अपनी राय रखी। It is the second time that Aravali Festival is hosted at Alliance Française, and I have to say that this year is quite amazing because all the films, we are going to see more than 20 films, and all of them have been chosen very carefully by a team with Mr. Avnish.
with the person behind Ara Valley Festival, and they have been curated in a way that all of them are expressing not only the quality, intrinsic quality of the film, but also they are addressing social issues. Like for example, when just before coming to you, I was watching a film about Nijra, and I think that's very important also to show that in India, but also abroad. It's a very, very interesting social issues, and many films are regarding that. It was another film I think I'm going to watch. It's regarding the puberty of young boys and young girls, and I think that's sort of taboos, not only in India, but taboos everywhere, and I think that's very important to that some filmmakers are attending to these social issues. इस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म अनवुमन LGBTQ+ थीम से थी। सपना तो सब देखते हैं, आदमी औरत। लगभग 400 फिल्मों से ज्यादा की एंट्रीज आई थीं, जिनमें से शोकेस किए जाने के लिए फिल्में चुनना कोई आसान काम नहीं था। निर्णायक मंडल ने इस दुरूह काम को बखूबी अंजाम दिया। बहुत बेहतरीन फिल्में हैं इस साल, उनमें से कई हमने चुनी हैं फॉर द ऑडियंस टू सी ओवर द लास्ट 2 days, और बहुत खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी इंडिपेंडेंट फिल्में बन रही हैं। ऑडियंस आप देख रहे हैं, हॉल खचाखच भरा है। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है कि कम्युनिटी ऑफ यंग फिल्म मेकर्स आके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। I'm liking the fact that each year it's growing. अमूमन फिल्में अगर आपके पास 500, 400, मोर देन 500 आती हैं, तो अब जितनी भी फिल्में आती हैं वो सभी अपने आप में अच्छी फिल्में होती हैं। उन फिल्मों को देख के सिफ्ट करना और फिर उनमें से 22 को या 23 को स्क्रीनिंग के लिए सेलेक्ट करना, फिर फाइनलिस्ट करना, फिर सेमी फाइनलिस्ट उसमें होते हैं, तब जाके कहीं 1-2 फिल्म ऐसी होती है जो अवार्ड के लिए चुनी जाती है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस तो होता है। This year we received lot of good films, and it was very difficult for us to decide like which one we should screen over here, and we had rounds of discussions as to which will be the finalist. Sometimes we agree with each other, sometimes we disagree, and somewhere we try to come to the common conclusion. But trust me on this, that we really work very hard to choose the best for our audience. The Enigma and Mystique Driver. सिनेमा संस्कृति के स्थूल और सूक्ष्म रूपरेखा को प्रतिबिंबित करता है। इस फिल्म फेस्टिवल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिल्म फेस्टिवल काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पर देश विदेश से बहुत सी फिल्में आती हैं जिनको हमारी जूरी मेंबर्स जो हैं देखते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस की होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स की होती हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको दुनिया को दिखाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे, होली ट्रेल्स करके, जो टफेस्ट ट्रेन्स है इंडिया में, वहाँ पे जाके हम लोगों ने शूट किया है और बताया है कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। जैसे हम लोग मोनेस्ट्रीज मोस्टली जा रहे थे, तो लेह लद्दाख में शूट किया है हमने। तो वहाँ के जो फुख्तर मोनेस्ट्री है, इट्स लाइक वेरी सिक्लूडेड, तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने शूट किया है। तो वो हमारी फिल्म पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे। तो चोखा है छोरी का, सही सौदा किया है ताऊ। फेस्टिवल के दूसरे दिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें अनवुमन को LGBTQ+ वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इस फिल्म के लेखिका और निर्देशक पल्लवी रॉय शर्मा से हमने बात की। हर कोई कमर्शियल फिल्म बनाना चाहता है जिसके कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा हो, पर मेरे लिए कहानी अच्छी होनी चाहिए, आपके दिल को छूनी चाहिए ऑडियंस को। तो ऐसा है नहीं कि इस कहानी में एंटरटेनमेंट नहीं है, सब कुछ है, कॉमेडी है, रोमांस है, प्यार है, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं कहानी आपको सोचने पे भी तो मजबूर करे, तभी तो फिल्म का मुख्य औचित्य तो यही होता है, मुख्य लक्ष्य तो यही होता है कि मैं जब फिल्म देखूं तो एंटरटेन के साथ साथ मैं कुछ सोचने को भी मजबूर हूं।
इस फिल्म में संगीत दिया था अभय सुपोरी ने और गीतों में फिल्म की मुख्य किरदार सांवरी की आवाज बनी थी अभय सुपोरी की पत्नी और जानी मानी सूफी गायिका रागिनी रेणु। एज अ कंपोज़र मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई ऑलवेज बिलीव कि हम जब काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो हम लोगों को सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। और मैं हमेशा फील करता हूँ कि मेरे म्यूज़िकल वर्क से कुछ कंट्रीब्यूट होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जब मुझे अप्रोच किया, पल्लवी, सुशील एंड गुंजन ने फॉर द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म, कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक तो म्यूज़िक को लेके बहुत काम हो सकता था, पूरा बैकग्राउंड कंपोज करना था, वहीं पे हम एट द एंड ऑफ द मूवी जब हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम एक बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट येट बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ लेके आ रहे हैं। ना मैं कोई लाडली रे, ना कोई की आँख को तारो, जीवन नहीं श्राप है मारो, दियो मन ने क्यों नहीं ननारो। For me it's been a very emotional journey, being in touch with these guys, because it's about a transgender, and I think I'm somebody who really believes in the right of this community. तो अपने आप में इट्स अ वेरी वेरी सोल स्टरिंग फिल्म और मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है इसमें काम करने का। जो गाना था वो क्या कहते हैं, it's not one of my comfort zones because I'm a bhakti singer, so I sing Sufi, I sing mystic poets like Kabir and Baba Farid. So this is in a way my first love song, and but I really enjoyed singing it because it had a lot of soul in it. तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लेखक निर्देशक हामिद बेग की फिल्म अंडर ट्रेडिंग द अननोन थीम के अंतर्गत जिन्न फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं नेहारिका पोपली की फिल्म रसन पिया को थ्रेड्स ऑफ टाइम कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और कोमल बागुल की फिल्म गदत को इनविजिबल स्ट्रगल्स की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। हमारा जो शॉर्ट फिल्म है वो एक्चुअली जो पीरियड्स रहते मतलब महिलाओं के, उस पीरियड्स के ऊपर बेस है। एक 13 साल के लड़के को मतलब उसकी फ्रेंड को पीरियड आती है, तो उसको मतलब वो उसे सोचने लगता है कि नहीं, वो अचानक से कैसे वो डांस करते हुए निकल जाती है ना, तो उसमें जो मतलब वो पता करता है कि वो कैसे निकल गई, क्या निकल गई, उस हिसाब से वो फिल्म का हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें क्या होता है ना, अभी खुलकर कोई बात नहीं करता है, मतलब जो उसको मन में जो सवाल आता है कि एग्जैक्टली क्या है, और वो जो तरह तरह के लोगों से मिलके वो जो पता करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या आंसर मिलते हैं, उसके बेस पे हमारी फिल्म बनी है। फ्रेंच सिनेमा में फ्लिप फ्लॉप और इंक ड्रॉप को बेस्ट फ्रेंच शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इस देश में गहनों की परंपरा सदियों पुरानी है। इसी परंपरा को लेकर, गहनों की संस्कृति, उनके इतिहास को लेकर एक पुस्तक लिखी गई जिसका विमोचन किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। सात अप्रैल की शाम सुंदर और भावुक कर देने वाली थी, जब एक छोटी बहन ने बड़ी बहन के सपनों को उसके गुजरने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मुकम्मल किया। डॉक्टर अलका रघुवंशी की अंतिम पुस्तक अ रेंडेव्यू विथ ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी का विमोचन उनके जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। इस अवसर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक सुनीत टंडन और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर अलका रघुवंशी की छोटी बहन मनीषा गावड़े ने इस किताब को क्यूरेट किया है। The book itself is all about
Indian traditional jewelry, as the name suggests. It includes chapters about Natya Shastra. It includes the importance of Natya Shastra in Indian traditional jewelry and how Natya Shastra explains the importance and vice versa. Also, it has some beautiful and exquisite collections of the Nizam, as well as lots of important, interesting rituals that are followed in different parts of India when jewelry is being talked about. Of course, as we know, jewelry बहुत सारे किस्म की होती है. Jewelry can be of various types, including bone jewelry, terracotta, gold, silver, you name it, and we have it. But this particular book stresses on gold and silver as well as precious stones. So I would say it's a very interesting amalgamation of different parts of India and why certain types of jewelry is important in different parts. And that includes jewelry from Awadh, it includes jewelry from South India, and the reasons behind why jewelry is so important and why it is worn on specific occasions. So this is what this entire book explains, and I'm very happy because it's an important historic documentation on the subject, almost one of its kind, written by one of the finest historians the country has to offer. Alka had almost 37 years long journey as an art historian, and I think she has done complete justice to this book. इस किताब को प्रकाशित किया है शुभी प्रकाशन ने। यह पुस्तक अविनाश पसरिचा की तस्वीरों से सजी हुई है। इस पुस्तक की खासियत है कि इसमें भारत के पारंपरिक सोने और चांदी के गहनों के प्रचलन के बारे में विस्तार से बताया गया है। This is our third book with Alka Raghuvanshi ji. Previous one being Garhwal Himalayas, A Chorus of Solitude. Then was A Moment in Time, and this is the third book, her last book, runs over with the traditional jewelry of India. This book has been in the process for a very long time. Maybe now Alka is no more, and it was in the process for the last 7-8 years, So finally we made it sure that it sees the light of the day. पुस्तक विमोचन के बाद मूर्धन्य कलाकारों को सम्मानित किया गया। इनमें गुरु राजा राधा रेड्डी को नृत्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वहीं प्रोफेसर नीरेन सेन गुप्ता को विजुअल आर्ट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस भी प्रदान किया गया। यह अवार्ड शोभना नारायण, रंजना गौहर, वसीफुद्दीन डागर, गुरु शिरून लोवेन, सोनल कालरा, रश्मि वैद्यलिंगम और साधना श्रीवास्तव को दिया गया। I would like to congratulate Manisha for actually carrying on the beautiful, amazing work and the brainchild and the vision of her elder sister Alka Raghuvanshi. Alka was not only a great artist but also a painter, that is, but a very good writer, a visionary, and her remarkable control and knowledge about textiles, which she kept on promoting the weavers and the various kind of weaves and textiles. I think it was such a beautiful blend of the two, and this work is being carried on, this vision is not only being carried on but also shared so passionately by her younger sister Manisha, who's doing amazing work. I would like to congratulate her, and I would also like to express my gratitude for conferring this award on me today. The dance jewelry is very, very fascinating because right from the head ornaments to the hair ornaments, to the head ornaments, to the forehead ornaments, to the nose, to the ears, to the neck, to the waist, to the arms, to the hands, everything is covered with beautiful jewelry. So I'm sure Alka would have done a phenomenal job of collating and collecting all kinds of beautiful jewelries from across the country, and which
is worn in our different 8 classical dance styles. एहसास स्टार अवार्ड गजल गायिका राधिका चोपड़ा और प्रकाशक संजय आर्य को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का समापन राधिका चोपड़ा के गायन के साथ हुआ। इंद्रधनुष संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। पंडित कुमार गंधर्व भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। उनका नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकली रखा गया था, लेकिन बहुत कम उम्र में शास्त्रीय संगीत में उनकी प्रतिभा की वजह से उन्हें कुमार गंधर्व की उपाधि मिली। उनका पहला स्टेज प्रदर्शन 10 साल की उम्र में हुआ। अपनी अनूठी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध कुमार ने घराना गायन की पारंपरिक पद्धति को तोड़ दिया और शास्त्रीय संगीत की अपनी शैली लेकर आए। 12 जनवरी 1992 को पंडित कुमार गंधर्व ने अंतिम सांसें लीं। उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देश भर से सैकड़ों संगीत प्रेमी शामिल हुए। राहुल सांकृत्यायन के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता रही। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडेय था। राहुल जी ने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया था। वे बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारण राहुल हो गए और सांकृत्य गोत्र के कारण सांकृत्यायन कहलाए। यात्रा साहित्य की शुरुआत का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को ही जाता है। विभिन्न विषयों पर उन्होंने 150 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। प्रकाशित ग्रंथों की संख्या करीब 129 है। कहते हैं उन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान था। 14 अप्रैल 1963 को बीमारियों से जूझते हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आखिरी सांस ली। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने विदेश में सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की तथा समाज में छुआछूत का जमकर विरोध किया और समाज के विकास में शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। समाज में जाति प्रथा और अस्पृश्यता से लेकर अर्थव्यवस्था, बौद्ध धर्म आदि अनेक जरूरी विषयों पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। कहते हैं बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी अधिक किताबें थीं और उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती हैं। बौद्ध धर्म में उनकी अगाध आस्था थी। यही कारण था कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।